हेलो एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं और अगेन मैं रिज्यूम कर रहा हूँ अपना सेशंस। मैं आज कवर करने वाला हूँ चैप्टर 69। ओके, सो ये हमारा फोर्थ चैप्टर है डेरिवेटिव्स का। सो इट्स चैप्टर 69 और इसका नाम है आर्बिट्राज, रेप्लिकेशन and the cost of carry in pricing derivatives। तो काफ़ी बड़ा नाम है इस चैप्टर का और ये हम आज कवर करने वाले हैं। एक बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन मेरे को आपसे एक फेवर चाहिए। आप प्लीज़ लाइक और एक बार कमेंट कर दिया करिए ताकि मेरे को एक मोटिवेशन मिले और मैं ऐसी वीडियो लगातार बनाता रहूँ। ओके, सो प्लीज़ डू दैट कि अगर आपको लगता है कि कुछ कमी है या फिर कुछ आप शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिए। और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, बट अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं इजीली कर पाऊँगा इसको। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट मेरा मेन हेडिंग है दैट इज़ नो आर्बिट्राज कंडीशन। नो आर्बिट्राज कंडीशन। सो फर्स्ट इसकी बात करता है नो आर्बिट्राज कंडीशन। अब देखो ये क्या होता है यहाँ पे। देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, सपोज कि ये पर्सन है, इसने बोला है लेट्स से कि आज गोल्ड चल रहा है 1 लाख का, ये प्राइस आज का है, ओके, एट टाइम 0। सपोज इसने इस पर्सन से मिस्टर रेड को बोला कि मैं तेरे को गोल्ड को सेल करना चाहता हूँ लेट्स से आफ्टर 1 ईयर। सो मिस्टर वाइट वांट टू सेल गोल्ड और मिस्टर रेड बोल रहा है कि ये बाय करेगा। अगेन ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि ये हमारा यहाँ पे एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमने आज एग्रीमेंट कर लिया और फॉर एग्जांपल कि हम 1 साल बाद यहाँ पे बाय और सेल करेंगे यहाँ पे। अब इस केस में जो यहाँ पे प्राइस होता है, ये चैप्टर उसकी कंपटीशन शो करने वाला है कि ये प्राइस आपका कैसे आता है। देखो हम क्या करते हैं, इस प्राइस का इसका निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे इसका प्राइस कितना होगा। अब लेट्स से कि जो रिस्क फ्री रेट है लेट्स से कि ये 5% है, तो हम यहाँ पे इस जो आज का प्राइस है इसकी हम करने वाले हैं कंपाउंडिंग किस पे, 5% पे। अच्छा एक और चीज़, जो प्राइस आज का है ना उसको बुलाते हैं स्पॉट प्राइस, ठीक है, जो प्राइस आज का है। और जो प्राइस फ्यूचर का है उसको हम बुलाते हैं फॉरवर्ड प्राइस, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज फॉरवर्ड का प्राइस मतलब प्राइस फ्यूचर का इज इक्वल टू आज का प्राइस दैट इज स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस आर। आर इज योर रिस्क फ्री रेट की पावर टी। अगर आपको ये याद होगा ये फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमने आई थिंक क्लास 8th में किया था, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर की पावर टी। ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला है ऑलमोस्ट। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा ये फॉर्मूला था हमारा कंपाउंडिंग का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इस वे में यू कैन कंप्यूट द प्राइस फॉर द फ्यूचर कि हमारा प्राइस कितना होना चाहिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, उसको आप कंप्यूट कर सकते हो यहाँ पे। तो अगर मैं कुछ नंबर्स पुट करूँ तो उस केस में मेरा गोल्ड का प्राइस आज का 1 लाख है, 1 प्लस आर, आर है हमारा 5% विच इन टर्म्स ऑफ डेसिमल विल बी 0.05 और हमारा टाइम है लेट्स से 1 साल। सो इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट 1,05,000। तो ये आपका होता है फॉरवर्ड प्राइस। इस तरीके से आप यहाँ पे अपना प्राइस कंप्यूट कर सकते हो यहाँ पे। अब इस केस में ये जो बात बोलता है ये बोलता है कि ये आपका नो आर्बिट्राज प्राइस है, मतलब कि इस प्राइस पे कुछ भी आर्बिट्राज पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज योर नो आर्बिट्राज प्राइस। सो देयर इज नो आर्बिट्राज पॉसिबल है। अब आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि आर्बिट्राज होता क्या है यहाँ पे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आर्बिट्राज का जो मेरे एक स्टूडेंट ने किया था। एक्चुअली में उसने किया था ये चीज़। देखो हमारा जो एक्सचेंज है वो 2 एक्सचेंज है हमारा।
एक है हमारा एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और एक बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब एक मेरे स्टूडेंट ने शेयर एनालाइज करा था कल्याणी ज्वेलर्स का। उसने ध्यान दिया कि ये शेयर 900 रुपये का था एनएससी पे और बीएससी पे ये 912 का था। ओके, सो एक ही चीज़ दो मार्केट में अलग अलग प्राइस पे है। तो उसने क्या करा, जहाँ पे सस्ता था वहाँ से बाय कर लिया और जहाँ पे महंगा था वहाँ पे सेल कर दिया। अगर इसमें मैं लेट्स से कि अगर कमीशन हटा दूँ, क्योंकि जब भी हम शेयर को बाय या सेल करते हैं तो हमारी ब्रोकरेज लगती है। इफ़ लेट्स से आई एज्यूम कि मेरी ब्रोकरेज नहीं है, वो बाय करेगा 900 का, पैसे गए, और जब उसने सेल करा 912 का पैसे आए, तो उसने 12 का यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया। तो ये आपका होता है आर्बिट्राज कि आप यहाँ पे जो मिस प्राइसिंग है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। जो रूल है आर्बिट्राज का, इफ़ समवन आस्क मी कि रूल क्या होता है आर्बिट्राज का, उसको हम बोलते हैं कि हम बाय करते हैं चीप और सेल करते हैं हाई। इस वे में हम यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर पाते हैं आर्बिट्राज को। तो अगर मैं बात करता हूँ कि आर्बिट्राज की हेल्प से हम कोई भी अगर मिस प्राइसिंग होती है उसको यूज़ कर लेते हैं और उसमें हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो मतलब व्हेन आई से नो आर्बिट्राज प्राइस, मतलब कि नो फ्री लंच एक तरह से, कि आप अगर, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे इसमें जो मैंने कोई एग्जांपल दिया था, इसमें देयर वाज नो रिस्क। तो इस केस में व्हेन आई से नो आर्बिट्राज प्राइस, मतलब कि आपका पॉसिबल नहीं है आर्बिट्राज। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो इस केस पे देयर इज नो मिस प्राइसिंग। ये बात आ गई थियोरेटिकली कि जो ये फॉरवर्ड प्राइस है ये इस तरीके से होता है कि आपके पास कोई मौका ही नहीं है करने का आर्बिट्राज। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था आपका फर्स्ट, नो आर्बिट्राज प्राइसिंग, मतलब कि जो फॉरवर्ड प्राइस है वो बिल्कुल ठीक है और कोई भी वहाँ पे आप नहीं कर सकते आर्बिट्राज। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था नो आर्बिट्राज कंडीशन या फिर नो आर्बिट्राज प्राइस। तो एज पर द थ्योरी जो ये फॉरवर्ड प्राइस आता है दैट इज ऑलवेज बेस्ड अपॉन नो आर्बिट्राज। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जो इसमें एग्जांपल गिवन है यहाँ पे। सपोज इसी लाइन पे, इसी कॉन्सेप्ट पे अगर मैं आपको बताऊं एग्जांपल, सपोज कि आज शेयर का प्राइस है 30 रुपये, ओके, और मैं उसको 6 महीने बाद बाय या सेल करना चाहता हूं सपोज। तो मुझे अगर इसका निकालना है फॉरवर्ड का प्राइस, तो पहला चीज़ तो ये कि मेरे को इसका चाहिए होगा रिस्क फ्री रेट। सपोज कि मुझे क्वेश्चन में ही मेंशन कर रखा है कि रिस्क फ्री रेट है 5% और ये है 6 महीने बाद का। तो मैं उसको कैसे कंप्यूट करूँगा? फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू आज का प्राइस S 1 + R की पावर T। बाय यूजिंग दिस आई कैन कंप्यूट, सो माई फ्यूचर प्राइस इन दिस केस विल बी 30 × 1 + R। इस केस में माई R इज 5%, पावर T, देखो T है हमारा 6 नहीं है, 6 मंथ है, तो वी विल से 6/12। If I solve it, my future price, okay, will comes out to be 31.5। तो ये आपका प्राइस हो गया आर्बिट्राज का। यहाँ पे एक सेकेंड, सॉरी ये 1 ईयर है, सॉरी दैट इज़ 1 ईयर। ओके, सो इस केस पे यहाँ सो टी मेरा यहाँ पे 6 मंथ नहीं है, पूरा एंटायर ईयर। तो इस केस में हमारा जो प्राइस आ गया, प्राइस हमारा आ गया फ्यूचर का, यहाँ का मेरा प्राइस जो आ रहा है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 31.5। नाउ ये मेरा नो आर्बिट्राज प्राइस है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मतलब कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है ये शेयर का, उसका प्राइस कितना होना चाहिए 1 साल बाद? 31.5। अगर ये प्राइस उससे वेरी करता है तो आप प्रॉफिट कमा सकते हो। नाउ आपके नोट्स में हल्का सा ये गिवन है कॉम्प्लिकेटेड वे में, मैं इसको हल्का सा इजी करता हूं। सो दिस इज द प्राइस दैट शुड बी, ये प्राइस आपका होना चाहिए। सपोज सिनारियो 1, सपोज कि यहां पे प्राइस चल रहा है 32,
अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइस कितना होना चाहिए 31.5, लेकिन प्राइस चल कितना रहा है 32, तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में चल रहा है, देखो ये है प्राइस मार्केट का, कि मार्केट का जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, जो लोग बाय या सेल करने को तैयार हैं, उसका प्राइस कितना चल रहा है 32, लेकिन एज पर द थ्योरी ऑफ नो आर्बिट्राज, जो आपका प्राइस होना चाहिए दैट इज 32, तो ये प्राइस होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में प्राइस क्या चल रहा है, दिस इज योर एक्चुअल मार्केट प्राइस। तो अब आप इसको एक्सप्लॉयट कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि फॉरवर्ड का प्राइस 31.5 की बजाय 32 है, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो उस केस पे। अच्छा, एक बात सोचो यहाँ पे कि जो हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है मार्केट में, उसका प्राइस कितना है 32, और प्राइस कितना होना चाहिए 31.5। सो मेरा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ओवर प्राइस्ड है। अगर मैं आपको रूल बताऊं, द सीरीज रूल ऑफ आर्बिट्राज, बाय चीप और सेल हाई, जो चीज़ महंगा है उसको सेल कर दो और जो चीज़ सस्ता है उसको बाय कर दो। इन दैट केस, टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ दिस आर्बिट्राज, आप क्या करोगे, आप सिंस जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का मार्केट में एक्सपेंसिव है, महंगा है, उसको आप सेल कर दोगे। तो आप सेल कर दोगे फ्यूचर। एट द सेम टाइम देखो, हमेशा आपको एक अपोजिट पोजीशन लेनी पड़ेगी यहाँ पे। आप बाय कर लोगे शेयर, वी कॉल दिस बाय कर लोगे अंडरलाइंग एसेट, और उस केस में आप कुछ ऐसे करके, सिंस आप जो ये बीच का डिफरेंस है ना इन दोनों का, ये आप प्रॉफिट कमा लोगे, एंड दैट 0.5 इज योर आर्बिट्राज प्रॉफिट। आपने बिना कोई रिस्क लिए इस वे में आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा लोगे। देखो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि यहाँ पे कैसे करा, बट आई बिलीव कि आपको इतना जानने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका लेवल 2 में कवर है यहाँ पे। ओके, फॉर दिस लेवल 1 दे एक्सपेक्ट कि आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, इसकी कंपटीशन मैं आपको नहीं शो कर रहा, क्योंकि वो आपको और कंफ्यूज कर देगी। ओके, दैट इज कवर्ड इन योर CFA लेवल 2 कोर्स। ओके, बट फॉर द टाइम बीइंग यू मस्ट नो कि इस केस में जो आपका एक्चुअल प्राइस था फ्यूचर का, वो महंगा था, सो यू डिसाइड टू प्रॉफिट आउट ऑफ इट। आपने क्या करा, आपने सेल कर दिया फ्यूचर, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर का महंगा था, आपने सेल कर दिया। एट द सेम टाइम आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहाँ पे बाय कर लिया एसेट। तो आपने बाय कर लिया अंडरलाइंग एसेट। इस केस में मेरा एसेट था शेयर, तो आपने शेयर को बाय कर लिया और आप उसको फ्यूचर में सेल करने वाले हो, और आपने इस केस में यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिया आर्बिट्राज का, विच इन माई एग्जाम्पल वॉज 0.5। ऑन द सेम लाइन, अगर मान लो कि मार्केट प्राइस, चलो लेट्स से कि मार्केट प्राइस 28 हो जाता सपोज, तो इस केस पे देखो, बिना कोई कंपटीशन करे प्राइस इतना होना चाहिए था फ्यूचर का, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है फ्यूचर प्राइस, वो कितना चल रहा है मार्केट में 28। नाउ इन दैट केस यू कैन मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ दिस। उसके लिए, और फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट आप इसमें कितना कमा सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस विच इज 3.5, तो आप 3.5 का प्रॉफिट कमा सकते हो। उसके लिए आपने क्या करा, सिंपल सेम लॉजिक, जो आपका फ्यूचर है वो इतना होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में कितना चल रहा है 28, तो फ्यूचर मेरा यहाँ पे सस्ता है या महंगा है, द आंसर इज सस्ता है। इन दैट केस व्हाट आई विल डू इज आई विल बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एट द सेम टाइम लाइक आई सेड कि अगर मैं आर्बिट्राज करते हुए बाय कर रहा हूं तो मुझे सेल करना पड़ेगा यहाँ पे, सो आई विल शॉर्ट और आई विल शॉर्ट सेल अंडरलाइंग एसेट, जो कि मेरा शेयर था यहाँ पे। तो ये मेरी पोजीशन रहेगी कि मैं जो शेयर था या फिर जो मेरा अंडरलाइंग एसेट था, उस पर मैं सेल करूँगा, उसको मैं शॉर्ट सेल करूँगा। एट द सेम टाइम मैं बाय करूँगा फ्यूचर, एंड आई कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ दिस द डिफरेंस विच इज़ यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज़ 3.5। तो ये आपका प्रॉफिट हो गया आर्बिट्राज का। तो इस वे में आप यहाँ पे कर सकते हो।
मैंने कुछ नंबर्स डिफरेंट यूज़ करे हैं, बट द आइडिया बिहाइंड दिस इज़ द सेम, कि आप इस तरीके से यहाँ पे आप इस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो यहाँ पे, कि अगर प्राइस का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो जो 0.5 आपका हो गया आर्बिट्राज, अगर फॉरवर्ड महंगा है उसको सेल करा, एट द सेम टाइम बाय कर लिया एसेट को, और अगर फ्यूचर सस्ता है इस केस में, तो आपने बाय कर लिया फ्यूचर को, एट द सेम टाइम आपने शॉर्ट कर दिया अंडरलाइंग एसेट, एंड यू कैन मेक ए प्रॉफिट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। जो प्राइस है और जो प्राइस होना चाहिए उसका आप यहाँ पे डिफरेंस कमा सकते हो। सो दैट इज़ हाउ यू कैन मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ दिस, एंड दैट इज़ योर आर्बिट्राज। होपफुली आर्बिट्राज के बारे में आपको कुछ नॉलेज मिल चुकी है और आप समझ चुके हो। लाइक आई सेड कि ये जो है ना इसकी कैलकुलेशन, देखो ये मैं आपको नहीं बता रहा फिलहाल, श्योरली आई वॉन्ट टू टेल यू, बट मैं नहीं बता रहा क्योंकि आप उस पर कन्फ्यूज हो जाओगे। एज लॉन्ग एज यू नो दिस पॉइंट यू आर इन गुड शेप। ओके, सो ये आपका हैगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज योर रेप्लिकेशन। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज माय रेप्लिकेशन। देखो रेप्लिकेशन क्या होता है कि आप ना जो स्ट्रेटेजी है उसको कॉपी कर रहे हो, ठीक है। ओके, देखो रेप्लिकेशन के बारे में अगर आपको बहुत जानना है डिटेल में, तो वो CFA लेवल 3 में कवर्ड है, बट फिलहाल लेवल 1 में जो कवर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सपोज कि मान लो कि मैं लॉन्ग फ्यूचर हूँ, मान लीजिए कि मैं लॉन्ग फ्यूचर हूँ, ठीक है। जब मैं लॉन्ग फ्यूचर हूँ, अगेन मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं फ्यूचर में बाय करूँगा। सो आई प्रॉमिस टू बाय इन द फ्यूचर। अच्छा, प्रॉमिस टू बाय क्या? शेयर। तो फ्यूचर में लेट्स से आफ्टर 1 ईयर मेरे पास शेयर आएगा, आई विल परचेज द शेयर्स, और मैं पैसे पे करूँगा। पैसे थे कितने मेरे? 31.5, राइट। तो अगर मैं लॉन्ग फ्यूचर हूँ, जो मेरा ट्रांजैक्शन होगा, मेरे पास 1 साल बाद शेयर होगा और इतना मेरा पैसा जाएगा। अब अगर मुझे लॉन्ग फ्यूचर को कॉपी करना है, ओके, इफ आई वॉन्ट टू कॉपी दिस लॉन्ग फ्यूचर, मैं कैसे कर सकता हूँ? देखो इसमें टू बी ऑनेस्ट आपकी बुक में ये वाला गिवन एग्जाम्पल मैं इसका इतना फ़ैन नहीं हूँ, बट जो लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। हमने क्या करा, सपोज कि यहाँ पे ये टाइम 0 है, ये टाइम 1 ईयर है। अब इस केस में मैंने क्या करा, मैंने लेट्स से कि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस था शेयर का 30, एट दिस पॉइंट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर वॉज 30। देखो मैं सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ जो मैंने ऊपर लिया था, ये देखो यहाँ पे मेरा प्राइस था कितना? 30। तो आज मेरा प्राइस 30 है। मैंने क्या करा, मैंने एक लोन ले लिया 30 रुपए का, तो पैसा मेरे पास आ गया एट टाइम 0 पे। तो आज मैंने क्या करा, मैंने एक लोन ले लिया। अब लोन लेके मैंने क्या करा, मैंने शेयर परचेज कर लिया। तो मैंने जब मैंने शेयर परचेज करा, ओके, तो शेयर मेरे पास आ गया यहाँ पे, आई नाउ ओन द शेयर, और मेरे लोन के पैसे मेरे चले गए यहाँ पे, ठीक है। अब 1 साल बाद एट दिस पॉइंट जब शेयर को मैंने यहाँ पे परचेज कर लिया, तो यहाँ पे मेरे पास शेयर हैगा, राइट। तो इस पॉइंट पे मेरे पास शेयर है, और जो 30 का मैंने लोन लिया था मैं ये पे करूंगा विद इंटरेस्ट, दैट विल बी 31.5। तो ये देखो आपका ये कहना चाह रहा है कि ये आपका हो गया रेप्लिकेशन। मतलब कि अगर आपको लॉन्ग फ्यूचर को कॉपी करना है, उसके जैसी आपने अगर बनानी है पोजीशन, आप क्या करो, आप लोन ले लो 30 का, जो पैसे मिले उससे हमने शेयर परचेज कर लिया, तो शेयर मेरे पास आ गया और मेरे 30 रुपए चले गए यहाँ पे, राइट। तो टाइम 0 पे मेरे पास शेयर है और मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आफ्टर 1 ईयर एट T1, ओके, मेरे पास शेयर अभी भी है, और मैं जो मैंने लोन लिया था ये वाला, इसका मैं इसका लोन का पेमेंट कर दूंगा विद इंटरेस्ट, सो दैट इज 31.5। तो अगर आप इसको देखो और इसको देखो, ये आपका होता है रेप्लिकेशन, कि आपने जो पेमेंट या जो चीज़ें आपके पास यहाँ पे थी वो सेम आपने जुगाड़ करके इस तरीके से कर दिया, और इस टर्म को उसने नाम बोला है यहाँ पे रेप्लिकेशन। दैट इज योर रेप्लिकेशन। सो इन ए वे यू आर ट्राइंग टू कॉपी ए स्ट्रेटेजी। आप ये ट्राई कर रहे हो
कि जो पे ऑफ लॉन्ग फ्यूचर का है वही इस तरीके से आप कर सकते हो यहाँ पे। ओके, सो ये आपका कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग योर रेप्लिकेशन। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हाँ मैं ये बात मानता हूँ, ठीक है, बट जो रेप्लिकेशन है, क्योंकि जो एग्जांपल गिवन है आपके बुक्स में, मैंने आपको एग्जैक्टली वही बताया है यहाँ पे। ओके, सो दैट इज योर रेप्लिकेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, LOS 69B, ये यहाँ पे एक टॉपिक की बात कर रहा है यहाँ पे। द टॉपिक इज कन्वीनियंस यील्ड। देखो मैं आपको इसको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेन करता हूँ कि कन्वीनियंस यील्ड होता क्या है यहाँ पे, ठीक है। अगेन मैं अपने सेम एग्जांपल पे आ रहा हूँ जो मैंने शायद फर्स्ट क्लास में दिया था। सपोज़ कि ये फार्मर है और ये कह रहा है कि ये यहाँ पे सपोज़ 1 साल बाद सेल करना चाहता है वीट 50 पर केजी फॉर 1000 केजी, और लेट्स से कि ये जो मिस्टर रेड है ये यहाँ पे बाय कर रहे हैं और फार्मर यहाँ पे सेल कर रहा है। तो फार्मर सेल कर रहा है और ये मिस्टर रेड यहाँ पे बाय कर रहे हैं। यहाँ पे कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, और जो डिलीवरी है वो आपकी फ्यूचर में होने वाली है। नाउ इस केस में देखो सिंपल, अगर हम लॉजिक से हम चलेंगे तो हम काफ़ी इजी कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, सो लेट्स गो बाय लॉजिक। देखिए अब इस केस में यहाँ पे फार्मर यहाँ पे सेल करने वाला है। ओके, फार्मर सेल यहाँ नहीं कर रहा, फार्मर सेल कब करेगा? 1 साल बाद, राइट। अब अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ खर्चा हो गया, ओके, सपोज फार्मर ने यहाँ पे कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे बेचेगा, लेकिन उसको पता है कि यहाँ पे बीच में खर्चा ज़रूर होगा। ही इज़ वेरी वेरी श्योर कि यहाँ पे उसका खर्चा ज़रूर होगा। ओके, लेट्स से कि मैं बात कर रहा हूँ सपोज गोल्ड का अभी प्राइस 1 लाख है और ये फ्यूचर में सेल करने वाला है। ओके, वैसे तो मैं एग्जांपल मैं जो अपना एग्जांपल सही में रखता हूँ कि लेट्स से कि आज गोल्ड का प्राइस 50 पर केजी है, सॉरी वीट का प्राइस 50 पर केजी है और ये फ्यूचर में सेल करने वाला है यहाँ पे। ओके, लेट्स इस केस में सपोज कि जो वीट है वो वीट यहाँ पे लेट्स से कि फार्मर को कुछ खर्चा यहाँ पे करना पड़ेगा रिगार्डिंग कि उसको वीट वगैरह स्टोर करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लेट्स से इसकी कुछ यहाँ पे आ रही है स्टोरेज कॉस्ट, सो ही नीड टू बियर सम स्टोरेज कॉस्ट। इन दैट केस ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, उसको पता है कि ये कॉस्ट आने वाली है, वो इसके पैसे बायर से ले लेगा। कैसे लेगा? वो फॉरवर्ड प्राइस को एडजस्ट करा देगा। अगर मैं कुछ नंबर्स बनाऊं, ठीक है, थोड़ा उससे आपको शायद क्लियर हो जाएगा। देखो ये सपोज कि अगर मैं इसमें लेट्स से कि मेरा रिस्क फ्री रेट है 10% और टाइम है 1 साल। अगर मैं कहता कि स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, सपोज कि स्टोरेज कॉस्ट मेरी यहाँ पे आ रही है 6 महीने में, ठीक है। सपोज कि इफ लेट्स से आई वुड सेट कि मेरी कोई कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, अगर स्टोरेज कॉस्ट नहीं होती तो मेरा क्या प्राइस होता फ्यूचर का? आज का प्राइस इंटू 1 + 10% की पावर 1 विच इज़ 55। देखो ये मेरा प्राइस होना चाहिए था अगर लेट्स एज्यूम कि कोई मेरी स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, बट इस केस में स्टोरेज कॉस्ट है। तो जो फार्मर है वो क्या बोलेगा कि ओके, सपोज कि यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट है मान लो 10 रुपये। ओके, इन दैट केस जो फार्मर है वो क्या बोलेगा कि आप इस केस में इस स्टोरेज कॉस्ट के पैसे भी पे करिए, ठीक है। सो ही विल से कि आप इस जो कॉस्ट है उसके पैसे भी पे करिए यहाँ पे। तो जो मेरा फॉर्मूला था फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू आज का प्राइस 1 + RF की पावर T, इसके अंदर वो जो स्टोरेज कॉस्ट है उसकी वो कॉस्ट को भी ऐड कर देगा। लेकिन स्टोरेज कॉस्ट में जो पैसे लेगा ना वो इस कॉस्ट का भी फ्यूचर वैल्यू लेगा यहाँ पे, मतलब कि वो यहाँ पे इस 10 रुपये का भी निकालेगा फ्यूचर वैल्यू। सो आई विल से SO 1 + RF की पावर T प्लस फ्यूचर वैल्यू ऑफ योर कॉस्ट।
अगर मैं आपको सिंप्लीफाई करूं, स्टोरेज कॉस्ट फार्मर के लिए नुकसान है, उसके पैसे वो बायर से लेगा, इसलिए मैंने उसको ऐड कर दिया है यहाँ पे। बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरेज कॉस्ट हमारा फ्यूचर प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ रहा है। ओके, सिमिलरली देखो, जब हम बात कर रहे हैं, जब सेलर को कॉस्ट पड़ रही है तो वो बढ़ा रहा है फ्यूचर प्राइस, लेकिन अगर सपोज कि यहाँ पे सेम वे में अगर यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट की बजाय कुछ यहाँ पे उसको बेनिफिट मिल जाए, इफ देर इज सम बेनिफिट इन द मिडल, तो उस केस में जो फ्यूचर प्राइस है वो आपका कम हो जाएगा। सो माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ बेनिफिट। ये फॉर्मूला देखो आपके गिवन है ओके बुक में, और मैंने आपको एक सिंप्लीफाई वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि अगर सपोज कि कुछ कॉस्ट होती है तो हम उसको ऐड कर रहे हैं, और बेनिफिट होता है तो हम उसको यहाँ पे लेस कर रहे हैं। तो ये हम यहाँ पे कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन देखो, एक आपके माइंड में कि मैंने यहाँ पे क्यों लिया है फ्यूचर वैल्यू, जो खर्चा मेरा आज हो रहा है उसका वैल्यू, जो उसका प्राइस पे होगा वो यहाँ पे पे होगा ना, इसलिए मैं इसको आगे लेके चला गया। दैट इज वाई आई कंप्यूट द फ्यूचर वैल्यू कि यहाँ पे जो पेमेंट होगी वो कितना होगा यहाँ पे। सो ये हमने करा है यहाँ पे कि फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू आज का प्राइस 1 + RF की पावर T, प्लस हमने कॉस्ट को ऐड कर दिया, लेकिन कॉस्ट का हमने ऐड करा है फ्यूचर वैल्यू, और अगर बेनिफिट हुआ तो जो बायर है वो प्राइस कम पे करेगा, तो हमारा कम हो गया फ्यूचर प्राइस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस यूज़ करा है, और वो हम लेस कर देंगे। सो लेस फ्यूचर वैल्यू ऑफ बेनिफिट। ओके, ये फॉर्मूला आपको पता ज़रूर होना चाहिए यहाँ पे कि ये फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ये आपकी बुक में गिवन है, इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा, बट स्टिल यू नीड टू नो कि ये कैसे काम कर रहा है यहाँ पे। इसका एक प्रॉपर लॉजिक है जो आपको पता होना चाहिए कि हम इसलिए कॉस्ट को ऐड कर रहे हैं और इसलिए बेनिफिट को लेस कर रहे हैं। तो ये था आपका रिगार्डिंग दिस। अगर आप इस केस में, अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, कन्वीनियंस यील्ड के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। अगेन कमिंग बैक टू दिस, कन्वीनियंस यील्ड क्या होता है कि आप सपोज इसी एग्जाम्पल पे बात करते हैं, ठीक है। सपोज फार्मर है, ठीक है, मैं कुछ जो पहले का मैं टर्म वगैरह हटा रहा हूँ यहाँ पे। सपोज इसी केस में मान लो कि फार्मर ने कहा था वीट सेल करेगा, ठीक है। अब मान लो कि बीच में कोविड आ गया, तो यहाँ पे शॉर्टेज पड़ गई बीच में हल्का सा, लेट्स से कि 2 वीक्स के लिए शॉर्टेज पड़ गया। अब जो 2 वीक्स के लिए शॉर्टेज पड़ गया तो फार्मर ने क्या करा, सिंस उसके पास वीट था, उसने प्रॉमिस किया था कि वो सेल यहाँ करेगा, लेकिन यहाँ तो उसके पास वीट है ना, तो उसने वीट को बेच दिया। ओके, सो लेट्स से कि वीट यहाँ पे इस पॉइंट पे वीट मान लो कि आपका हो गया था 200 का, तो इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई कि आपका वीट 200 का हो गया। उसने क्या करा, यहां बेच दिया, ठीक है, किसी और को। ओके, ये रेड को नहीं, किसी और को बेच दिया, और जब प्राइस दोबारा नॉर्मल हो गया तो वापस यहां पे दोबारा खरीद लिया। तो सिंस फार्मर जो या फिर जो आपका सेलर था, अगर उसके पास, सिंस ही पोजेस द एसेट, सिंस ही ओन द एसेट, बिकॉज ही ओन द एसेट, जो उसको बेनिफिट मिल गया, ओके, बेनिफिट रिसीव्ड बाय द सेलर, बिकॉज क्योंकि उसके पास में एसेट था, ओके, दैट इज योर कन्वीनियंस यील्ड। इसको हम यहां पे बोलते हैं नॉन मॉनिटरी बेनिफिट भी बोलते हैं इसको यहां पे। ओके, सो एनी नॉन मॉनिटरी बेनिफिट received by the seller because he owned the asset। मतलब कि देखो, इसमें हल्का सा कंफ्यूजिंग लगता है कि ये नॉन मॉनिटरी क्यों, इसको फायदा तो हो ही रहा है, पैसों में इसको फायदा हो रहा है, बट ये फायदा ये नहीं कर रहा। ओके, सो इस केस पे आपका दैट इज योर कन्वीनियंस यील्ड, और ये बिल्कुल इसी वे में दैट इज योर बेनिफिट, और ये उससे आपका प्राइस वगैरह कम हो जाता है यहाँ पे। तो ये दैट इज योर कन्वीनियंस यील्ड। देखो नाम से देखो, आपके पास कन्वीनियंस था क्योंकि आपके पास में एसेट था, और यील्ड का मतलब होता है बेनिफिट, रिटर्न। ओके, सो सिंस यू वर हैविंग द एसेट,
बिकॉज ऑफ दैट आपको यहाँ पे मिल गया रिटर्न, दैट इज योर कन्वीनियंस यील्ड एंड दैट इज ए नॉन मॉनिटरी बेनिफिट। ठीक है, होपफुली ये आपको ओके होगा और ये फॉर्मूला काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, ये होता है एप्लीकेबल शेयर्स के लिए या कॉमोडिटी के लिए, मतलब वीट, राइस, कॉपर, इनके लिए होता है एप्लीकेबल। लेकिन क्या होता है, हम ये भी कर सकते हैं कि सपोज कि मैंने आपको बोला कि मैं आपसे इंडेक्स बाय करूंगा 25,000 पे, तो हम इंडेक्स में भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा इंडिया का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी, हम निफ्टी में भी यहाँ पे कर सकते हैं बाय और सेल, कि मैं कह रहा हूँ कि इंडेक्स ऊपर जाएगा 25 से, एंड लेट्स से कि आप कह रहे हो कि इंडेक्स नीचे रहेगा, तो हम तो इस केस में जो हमारा अंडरलाइंग एसेट है वो कहीं ना कहीं हमारा निफ्टी है, तो ये भी हम कर सकते हैं ना। उस केस में हम यूज करते हैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। अगर आप अगर क्वांट कर चुके हो तो ये कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, ये जो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था, इट विल बिकम एफ पी इज इक्वल टू आज का प्राइस इंटू ई की पावर आर टी। ये आर टी यहाँ पर आता है, यहाँ पर आर अगेन सेम वही है, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला है, बट यहाँ पे हम ई की पावर यूज़ कर रहे हैं, ई की पावर आर टी। मैं देखो एक काम करता हूँ, मैं सेम नंबर यूज़ करता हूँ जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, और मैं साथ में इसको सॉल्व भी करता हूँ ताकि आप समझ सको कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग को सॉल्व कैसे कर सकते हो। फिलहाल कंटिन्यूस कंपाउंडिंग को सॉल्व करने के लिए यू नीड योर BA2 कैलकुलेटर, यू नीड दिस कैलकुलेटर, इसके बिना आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगेन ये आपके एग्जाम में अलाउड है। ठीक है, अभी अगर आपके पास नहीं है तो आप फ़ोन में एक एप्लीकेशन से, सेम नाम है BA2 के नाम से, आप सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, और ये पूरा फ्री है। ये एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल है। नाउ कमिंग टू दिस, सपोज कि आर था मेरा, आई थिंक 5% था मेरा एग्जाम्पल में, है ना। आर था मेरा 5%, प्राइस था मेरा 30 और टाइम था मेरा 1 ईयर, है ना। अब इस केस में आप इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, आई विल से फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू 30 इंटू ई की पावर आर विच इज 0.05 और t इंटू 1। तो आई कैन से फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू 30 इंटू ई की पावर 0.05, ये हमारा आ गया है यहाँ पे। नाउ टू सॉल्व दिस ई की पावर 0.05, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, मैं स्टेप्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप एक काम करिए, आप लिखिए 0.05 अपने BA2 में। ठीक है, ये अगर आपका हैगा कैल्सी, इस केस में यहाँ पे लिखा होगा सेकेंड और नीचे लिखा होगा LN। आप लिखिए 0.05 लिखिए अपने कैल्सी में और सेकेंड दबा के LN प्रेस कर दीजिए। सो यू राइट डाउन दिस 0.05 एंड ये सेकेंड दबा के LN प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो इफ आई डू इट, मैं आपके लिए कर रहा हूं यहाँ पे, सेकेंड दबा के LN, आई एम गेटिंग 1.051271 something like this. Okay, so my future price will be 30 इंटू ये वाले, मतलब कि जो आपने ये स्टेप करा ना यहाँ पे, इससे आपका ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया, ये वाला पार्ट, और फिर जो भी आपका आंसर आया उसको आप 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मैंने इंटू 30 करा तो मेरा आ रहा है 31.54 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फ्यूचर प्राइस यहाँ पे। तो इस वे में मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ फ्यूचर प्राइस, लेकिन जो मुझे ध्यान देना है कि मुझे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग वाला यूज़ करना है कॉन्सेप्ट, मैं सिंपल कंपाउंडिंग से नहीं कर सकता, उसमें मेरा आंसर से हल्का सा डेसिमल में फ़र्क आएगा। क्योंकि अगर आप ऊपर ध्यान दो, ऊपर हमारा 31.5 आ रहा था, इफ़ यू रिमेंबर, काफ़ी ऊपर था, ये देखो, है ना। तो हमारा, और यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 31.54। सो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग से हल्का सा मेरा आंसर अलग आता है यहाँ पे। नाउ इस केस में अगर मान लो कि अगर आपका लेट्स से कुछ कॉस्ट है आपका, ठीक है, तो उस केस में कॉस्ट को ये रेफर करता है C से और बेनिफिट को ये रेफर करता है B से।
तो सेम वे में आप क्या करोगे, आप कॉस्ट को ऐड कर दोगे और बेनिफिट को लेस कर दोगे, बिल्कुल सेम वे में। लेकिन इस फॉर्मूला में वाइल डूइंग द कंटिन्यूस कंपाउंडिंग, फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू आज का प्राइस ई की पावर आप यहाँ पे करोगे, सो ई की पावर आर प्लस कॉस्ट माइनस बेनिफिट इनटू टी। तो इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आपका, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, ये जब आपका होगा इंडेक्स, जब आपको यहाँ पे इंडेक्स का बात कर रहा है तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा तो सिंपल जो आपका नॉर्मल कंपाउंडिंग है उससे ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो ये इस वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, थोड़ा सा आप उससे कंफर्टेबल हो जाओगे एग्जांपल से। सपोज आज इंडेक्स का वैल्यू है 1550, ठीक है। जो मेरा डिविडेंड यील्ड है, देखो ये हमारा बेनिफिट है, ये मुझे गिवन है 1.3%, और जो रिस्क फ्री रेट है वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ गिवन टू मी एज 3%, और टाइम मुझे गिवन है यहाँ पे 6 मंथ, ठीक है। ये हमेशा आप ध्यान देना कि आपको टाइम पीरियड आपका कितना गिवन है आपको। यहाँ इस केस में हाउ आई कैन वर्क ऑन दिस, मैं पहले लिखता हूँ अपना फॉर्मूला, फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू आज का प्राइस ई की पावर ब्रैकेट आर प्लस कॉस्ट माइनस बेनिफिट इनटू टी। इस केस में फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू आज का प्राइस वाज 1550 एज पर द क्वेश्चन, ठीक है। ई की पावर आर, आर था मेरा 3%, तो 0.03, कॉस्ट तो देखो मेरी है ही नहीं, ओके। और जो मेरा बेनिफिट है वो ये रहा 1.3, सो माइनस का 0.013 इंटू टी, और टी है मेरा 0.5, मतलब 6 मंथ, 6/12। सो फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू 1550 इंटू ई की पावर 0.017 इंटू 0.5, ठीक है। मैं सिंपल को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं अपने BA2 को मैंने यूज़ करा है यहाँ पे। अब उस केस में टू सॉल्व दिस मुझे क्या करना है, पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सो 0.017 इंटू 0.5, ओके। तो पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सो 0.017 इंटू 0.5, दिस इज 0.0085, ये हमारा आ गया, ओके। अब एक काम करिए, सेकंड दबा के LN प्रेस कर दीजिए। खाली LN प्रेस मत करना, पहले प्रेस करना सेकंड और फिर प्रेस करना है LN, ओके। सो मेरा आ गया 1550 इंटू 1.008536, कुछ ऐसी मेरी वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब मैंने उसको इंटू 1550 करा, सो आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ 1563.23। तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ रहा है, और ये हमारा आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, तो ये जो स्टेप है इसको कहीं पे लिख लेना कि किस वे में हम सॉल्व कर सकते हैं कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का यहाँ पे, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे आपका, देखो नेक्स्ट पार्ट बात कर रहा है करेंसी का। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन करेंसी, ये आपका नेक्स्ट हेडिंग है, ओके। और इसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखो इससे मैं इसको करवाऊँ, पहले मुझे आपको एक चीज़ बताना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें आपका करेंसी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, एंड मे बी शायद आपको उसके बारे में इतना नॉलेज ना हो फिलहाल। देखो मैं बात करता हूँ हमारे जो करेंसी है इंडिया की, उसके रिगार्ड्स में बात करता हूँ। देखो अगर हमारा जो करेंसी है, लेट्स से हमारा करेंसी 85 रुपीज़ पर डॉलर्स है, ठीक है। ये हमारा लेट्स से कि ये हमारा आज का करेंसी का रेट है सपोज। अब इस केस में देखो यहाँ पे इसका जो मतलब क्या होता है, इसको हम कैसे समझते हैं, इसको हम बोलते हैं कि $1 हमारा किसके बराबर है, 85 रुपीज़ के, है ना। ये हमारा इसका होता है इंटरप्रिटेशन।
इसको हमेशा लिखा इस तरीके से जाता है 85 रुपीज़ पर डॉलर्स, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज़। अब इस केस में जो ये रुपीज़ है जो ऊपर लिखा हुआ है वो आपका प्राइस करेंसी बुलाता है, और जो आपका बॉटम में लिखा हुआ है जो कि मेरे एग्जांपल में डॉलर्स है, तो ये आपका होता है बेस करेंसी। ये जो इंटरप्रिटेशन है कि प्राइस कौन सा है, बेस कौन सा है, ये आप अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये तीनों लेवल में आपको क्या कहते हैं, ज़रूर हमारे लिए काफ़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है करेंसी का। तो ये बेसिक करेंसी का आपको पता होना चाहिए। करेंसी हमारे तीनों लेवल में हमेशा हैगा, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है कि आप समझो कि करेंसी कैसा काम करता है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा इस जो मेरे एग्जांपल में 85 रुपीज़ पर डॉलर्स है, ठीक है, और तो इस केस में जो रुपीज़ है जो ऊपर है वो मेरा प्राइस करेंसी है, और जो डॉलर जो बॉटम में है दैट इज़ माय बेस करेंसी। ये इंटरप्रिटेशन आपको क्लियरली सब आपको पता होनी चाहिए कि इस वे में काम कर रहा है यहाँ पे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब सपोज मैंने आपसे बोला आज है रेट 85 रुपीज़ पर डॉलर, ये आज का रेट है। लेट्स से कि मैंने आपसे बोला कि हम करेंसी एक्सचेंज करेंगे, ओके। नाउ इस केस में हम यहाँ का निकालने की कोशिश कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी हम यहाँ का निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस कितना होगा। सो आई एम ट्राइंग टू डू इज कंप्यूट द फॉरवर्ड प्राइस ऑफ द करेंसी, कि जो आज का रेट 85 है ये फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ये जो रेट है ना ये वाला, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो उसके लिए अगेन एक और फॉर्मूला है, ठीक है। द फॉर्मूला इज फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू आज का रेट इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट प्राइस करेंसी का पावर टी अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट बेस करेंसी का पावर टी। इस फॉर्मूले को यूज़ करके यू कैन कंप्यूट कि आपका क्या होने वाला है। अब इसी क्वेश्चन में मान लो रुपीस मतलब कि इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट मान लीजिए ओके लेट्स से 7% है, और यूएस का मान लीजिए 2% है, और मुझे प्राइस निकालना है यहाँ पे 1 साल का। सो आई विल से कि फ्यूचर प्राइस या फॉरवर्ड प्राइस इज इक्वल टू आज का रेट 85 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट प्राइस का विच इज़ इंडिया का 0.07 पावर 1 अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट रेट यूएसए का 2% पावर 1। ओके, तो इस वे में आई कैन कंप्यूट द फॉरवर्ड करेंसी का प्राइस। ओके, लेट मी सॉल्व इट। 85 इंटू 1.07 डिवाइड बाय 1.02, तो मेरा 89.166 आ रहा है यहाँ पे। तो ये मेरा हो गया फॉरवर्ड प्राइस रुपीस पर डॉलर का। तो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इस प्राइस पे हो सकता है एट दिस पॉइंट। तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड प्राइस करेंसी का। अगेन ये फॉर्मूला दिस मस्ट बी इन योर फॉर्मूला शीट, ओके, और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि इस वे में यू कैन कंप्यूट द फॉरवर्ड का प्राइस। ओके, सो हमने यहाँ पे आज कुछ टर्म्स वगैरह डिस्कस करी थी। ओके, सो इस केस में अगेन मैं आपको अगर रिवाइज करवाऊँ, पहले हमने बात किया था आर्बिट्राज का, नो आर्बिट्राज, ठीक है, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि प्राइस कैसे होता है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला था फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू आज का प्राइस 1 प्लस आर की पावर टी। अगेन मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर इसमें कॉस्ट होता है तो प्लस फ्यूचर वैल्यू ऑफ कॉस्ट, और अगर इसमें कुछ आपका बेनिफिट होता है सो माइनस फ्यूचर वैल्यू ऑफ बेनिफिट। ये आपका फॉर्मूला था। नाउ इसी केस में ये आपका फॉर्मूला था फॉर द शेयर्स। अगर आपका यहाँ पे इंडेक्स होता है योर फॉर्मूला विल बिकम एफ पी इज इक्वल टू आज का प्राइस ई की पावर आर प्लस कॉस्ट माइनस बेनिफिट इंटू टी। ये आपका फॉर्मूला था फॉर द इंडेक्स। देखो ऐसे एक बार लिख लेना कि ये आपका जो फॉर्मूला है ये आपका इंडेक्स का है, और ये वाला आपका शेयर्स या बॉन्ड के केस में आता है। और फिर हमने लास्ट में हमने देखा कि फ्यूचर प्राइस आपका करेंसी का इज इक्वल टू आज का रेट करेंसी का इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट
प्राइस का अपॉन 1 प्लस इंटरेस्ट बेस का पावर टी। अगेन देखो इस फॉर्मूला को याद करने का देखो ट्रिक क्या है, ऊपर क्या था प्राइस, यहाँ भी ऊपर क्या है प्राइस, नीचे हमारा बेस था, नीचे हमारा बेस है यहाँ पे। तो इंटरेस्ट जो ऊपर रहेगा वो रहेगा पहले वाले का प्राइस का, और नीचे भी रहेगा हमारा बेस वाले का। तो ये आपके चीज़ें थी। इसके अलावा वी ऑल्सो डिस्कस कि हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं कि अगर हमारा फॉरवर्ड 32 का था बट इट शुड बी 31.5, तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं आर्बिट्राज, हमने उसके बारे में बात करा था। अगेन इस केस में हमने सेल करा था फॉरवर्ड या फ्यूचर और बाय करा था एसेट, तो हमने इसके बारे में बात करा था। और हमने बात किया था रिगार्डिंग रेप्लिकेशन। ओके, सो ये हमने सब चीज़ें करी थी। तो इसमें चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज वगैरह थे, बट आई थिंक कि ये आपको फार्मूलाज वगैरह आपको कॉपी करने पड़ेंगे अपने फार्मूला शीट में यहाँ पे। ओके, सो इसका एक बार रीडिंग करिए, मैंने इसको इजीली एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, और प्लीज़ अपना कमेंट या लाइक वगैरह ज़रूर करना, ताकि मेरे को पता लगता रहे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। ओके, और व्हाट आई विल एडवाइस इज़ कि आप इसके क्वेश्चन ज़रूर करना, सो यू गेट मोर एंड मोर कंफर्टेबल। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।